ट्वेल्थ से निकलते ही बंदे का इसमें शुरू होता है इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ या फिर ये सारी चीज़ें। तो ये तो बहुत अच्छा एक करियर के लिए चांस हो गया ना। काम नहीं करना चाहता है तो फिर वो ज़िंदगी में कुछ और भी करेगा ही नहीं। क्या ये एक नुस्खा है या इसके पीछे कुछ साइंस है? देखिए, अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग टेक्नीक होती है जो हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी-सी टेक्नीक बताई है, और भी एक कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे अगर पेरेंट्स देखें तो वो ऐसा क्या इम्प्रूव करवाएं बच्चों में कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो? भगवान अगर हमसे कोई एक चीज़ छीन लेता है, तो उसके बदले में भरपूर के ऐसी चीज़ें देता है, जो अपने जीवन में उसे अपना के आगे बढ़ सकता है। अगर यूथ के लिए जैसे ये एक अच्छा मतलब बिजनेस भी बोलो, बिजनेस करना चाहें, इसको सीख करके लोगों की हेल्प करना चाहें, तो इसमें क्या कितना रहता है कि वो कितना अर्न कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए एपिसोड में। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज से पहले मैंने ये चीज़ नहीं सुनी थी ग्राफोलॉजी के बारे में। और जो आज मैम हमारे साथ जुड़ी हैं वो ग्राफोलॉजी की एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि ये ग्राफोलॉजी है क्या। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। सुप्रिया देश पांडे मैम का मैं स्वागत करती हूँ। नमस्ते मैम। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। और मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मुझे। थैंक यू लक्ष्मी। मैम मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले ग्राफोलॉजी क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था। आपसे मिलने से पहले अभी मेरे को थोड़ी दिन पहले मैंने थोड़ा स्टडी किया गूगल पे कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं कि आप सिर्फ साइन करने से आपका सारी लाइफ की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा मेरा कि ग्राफोलॉजी है क्या? ग्राफोलॉजी एक साइंस और एक आर्ट है, जिसे पढ़कर सीखकर अपने लाइफ को चैनलाइज कर सकते हैं। ये अपने हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर का तालमेल है। आपकी हैंडराइटिंग आपके हाथ से हो करके आपके न्यूरोपाथ से ट्रैवल करके आपकी ब्रेन तक जाती है, और आपकी पर्सनालिटी क्या है उस हिसाब से आपकी इमोशन और आपके लॉजिकल ब्रेन को जान के आगे बढ़ाकर फिर उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। राइट। अब ये क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूँ तो एक हैंडराइटिंग की प्रक्रिया है जिससे हम ठीक करके अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है मैम? अपनी पर्सनालिटी, अपने लाइफ, अपने इमोशंस, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशन सबको ठीक करना। और मतलब इसको लोग अगर इसको करते हैं या सीखते हैं तो उनका क्या मतलब क्या होना चाहिए उनका मोटिव? मोटिव ये होना चाहिए, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वयस्कर अगर इसे सीखते हैं, इसे जानते हैं और इसके प्रैक्टिस करते हैं, तो आप में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में सर्व नहीं कर रही है, आप वो चीज़ अपने जीवन में ला सकते हैं जिसकी आप इच्छुक हैं। सिर्फ साइन करने से? सिर्फ सिग्नेचर से को और चेंज करने से? अपने सिग्नेचर को चेंज करने से और आपकी हैंडराइटिंग को ठीक करने से। और कई लोग साइन करते हैं, कुछ लोग हिंदी में करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में करते हैं, तो फिर वो कैसे पता चलता है उसका? जो लोग हिंदी में करते हैं उनकी भी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, इंग्लिश में करते हैं उनकी भी सिग्नेचर की पर्सनालिटी डिफरेंट में होती है, और जो कि भी कोई रीजनल लैंग्वेज में करते हैं उनकी भी पर्सनालिटी एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगी कि जो लोग भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में करते हैं सिग्नेचर, उनकी सिग्नेचर ये उनको दर्शाती है कि वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हैं, अपने लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस हैं, और अपनी लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस, या अपने लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं वो लोग। तो वो अपने लैंग्वेज में सिग्नेचर करते हैं, और ऐसे लोग
काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो मेरे पास में ऐसे कई केसेस आए हुए हैं, ऐसे लोग ऐसी जगह पर जा कर के बैठे हुए हैं जो कि इंग्लिश की सिग्नेचर करने वाले लोगों में मैंने नहीं देखा है। मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश में साइन नहीं करता वो टेंशन में ना जाए। टेंशन में बिल्कुल ना जाए, वो किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी है वो सिग्नेचर करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ ये साइन करने से पता चलता है या फिर हैंडराइटिंग से भी पता चल जाता दोनों है? से पता चलता है, साइन से भी और हैंडराइटिंग से भी। तो मैं इसका जानना चाहूँगी कि क्या इसका प्रॉपर पढ़ाई होती है? इसकी क्लासेस होती है, इसकी सर्टिफिकेशन क्लासेस होती है। आप सर्टिफाइड हो जाते हो तब जाकर के इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसे अर्न भी कर सकते हो या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकते हो। जैसे अपने इंडिया में ज़्यादातर जॉब करो या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो आईएएस आईपीएस या फिर रेलवे में चले जाओ या कोई अधिकारी बन जाओ, इतने पे ही सीमित है। 12th से निकलते ही बंदे का इसमें शुरू होता है इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ या फिर ये सारी चीज़ें। तो ये तो बहुत अच्छा एक करियर के लिए चांस हो गया ना। बहुत अच्छा करियर के लिए, करियर के चुनाव के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा हमारे स्टूडेंट्स को, जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन सब के लिए एक साधन मिल जाएगा। इतना है कि उसे ये पता लग जाए कि उसे अपने जीवन में करना क्या है और उसके हिसाब से वो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए हमसे आके मिल के सीख के ये कर सकता है कि उनको जो करना चाहता है वो कर ले। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बन जाए, वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ और करना है। तो आपको अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है? अब कन्विंस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर शब्दावली की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने को एक्सप्रेस कर सकें अपने बड़ों के सामने कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो सिग्नेचर कैसे हेल्प करेगा? सिग्नेचर हेल्प करेगा उनके फ़ियर को हटाने में, कॉन्फिडेंस दिलाने में और हेल्प करने में कि वो किस तरीके से अपने बातों को अपने पेरेंट्स के सामने या जिनके भी सामने जो उनको कन्विंस करना है वो कर सकें। अब यहाँ पर कन्विंस की अगर बात आ जाए तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर एक एम्प्लॉय अपने बॉस को कुछ कन्विंस करना चाहता है, एक सेल्स में है जो अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने बताना चाहता है, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कुछ एक ऐसी टेक्निक होती है जब वो प्रैक्टिस कर ले, इवन अगर किसी इवेंट में जाना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कोई सेल्स में जाना है जो बहुत बड़ा सेल्स को क्रैक करना है, थोड़ी देर पहले अपनी उस प्रैक्टिस को एक 10 मिनट प्रैक्टिस, 15 मिनट प्रैक्टिस, उस टेक्निक को प्रैक्टिस करें, अपने आप को स्थिर करें और फिर जाए, फिर वो अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें कोर्स किस टाइप के होते हैं और ये कहाँ, मतलब कैसे होते हैं ये कोर्स? हमारे प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज हो रहे हैं और महीने में हम 2 दफ़ा इसकी कोर्सेज चलाते हैं और ये कोर्स की अवधि होती है 5 से 7 दिन तक। 7 दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन जो भी होते हैं वो प्रैक्टिस करने के बाद में जो स्टूडेंट को हमारे सामने बताना होता है या डिस्कस करना होता है, उसके लिए हम 2 दिन और एक्स्ट्रा रख देते हैं। ये 5-7 दिनों में सीख जाता है? ये 5-7 दिनों में बिल्कुल सीख जाता है। उसके बाद में प्रैक्टिस उसे करनी होती है। अगर आपने सीखा और प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर वो अगर आपने 10 महीने भी लगाए ना तो भी वो कम ही पड़ेंगे। 5 दिनों में मैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी, अब बेसिक चीज़ें। उसके बाद में हमारी जो दूसरी क्लासेस होती है वो होती है 2 महीने की, उसमें हम कंप्लीट उनको मास्टर कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन है मैम, जिसके हाथ ही नहीं होते तो उनका कैसे पता चलता है कि, बट जिनके हाथ नहीं होते मैंने देखा है वो लोग भी करियर के एक अच्छे मुकाम पे हैं, है ना? तो वो लोग कैसे होते हैं, कैसे उन्होंने किया है? और उन्होंने तो कहीं साइन चेक नहीं करवाया या उनके साइन से कुछ उनके पर्सनालिटी में चेंज भी नहीं आना, तो फिर क्या? भगवान अगर हमसे कोई एक चीज़ छीन लेता है तो उसके बदले में भरपूर के ऐसी चीज़ें देता है जो अपने जीवन में उसे अपना के आगे बढ़ सकता है। जिनके हाथ नहीं होते हैं उनके डेफिनेटली पैर होते हैं और वो अपने पैरों से भी लिखते हैं और वो बहुत आगे बढ़ते हैं। इवन वो अपने पैरों से पेंटिंग भी करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने पैरों से लिखते भी हैं,
कंप्यूटर भी चलाते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं, और बैंकिंग में भी वो अपने फाइनेंस में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भी वो लोग सिग्नेचर करते हैं, सरकारी दस्तावेज़ों में भी सिग्नेचर करते हैं। तो इसमें हाथ और पैर का कोई रोल नहीं है। आप वो चीज़ें जो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग जो हाथ से कर सकते हैं, जो पैरों से कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल होगी। लेकिन मेरे सामने पैर से लिखने और साइन करने वाले आज तक इसलिए नहीं आए क्योंकि उनमें इतनी एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, वो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ के ही बढ़ते ही रहते हैं। तो अभी तक मेरे पास में ऐसे आए नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे साथ में आए। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ मतलब साइन किया आपने, साइन से क्या पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं हम किसी बंदे की? बिल्कुल, साइन से आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन आपकी इनर पर्सनालिटी को दर्शाता है कि आपके अंदर से क्या हो, और हैंड राइटिंग आपके आउटर पर्सनालिटी को दर्शाता है कि आप बाहर से क्या हो। अच्छा, साइन और हैंडराइटिंग में दोनों में अलग अलग चीज़ें? दोनों में बहुत अलग अलग चीज़। साइन सिर्फ हमारे पर्सनालिटी को दर्शाएगा? इनर पर सभी की दो पर्सनालिटी होती है, एक इनर और आउटर। जो अंदर होते हैं वो बाहर, जो बाहर होते हैं वो अंदर, एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे आपने कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में भी काम किया है? मैंने उन्हें कंसल्ट किया है, काम नहीं किया है। वो लोग हमारे पास में आके उन डिपार्टमेंट्स को हमको गाइड करने के लिए कहते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, इन लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के द्वारा। क्या ये एक नुस्खा है या इसके पीछे कुछ साइंस है? ये एक नुस्खा भी है और इसके पीछे एक साइंस भी है। मैं आपको कुछ एक लेटर्स बताती हूँ, और उसे मैं बताती हूँ कि अगर आपने उस लेटर्स को अपनाया तो आप अपने जीवन में कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कोई भी? हाँ, कोई भी, बिल्कुल कोई भी, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अच्छा, प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी। ज़रूर, मुझे अगर एक पेपर पेन दे दिया जाए तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर आप अपने जीवन में अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिसे आप प्रैक्टिस करें, और उसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको इतनी तकलीफ़ होगी, जब वो तकलीफ़ होगी तब आपको समझ में आएगा कि आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। कमी तो मैं नहीं कहूँगी, ये तो प्रॉपर शब्द नहीं है, कि हमें आगे बढ़ना है। वो एक ऐसी टेक्निक जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा सीक्रेट है, जिसमें अगर आप एक लाइन भी बहुत संभल के कर लें तो आपको एक पड़ाव आप हासिल कर लेंगे। तो दो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दिख रहा है यहाँ पे? तो लाइफ में इम्पैक्ट हम आजकल क्या चाहते हैं? हाँ, अच्छे फाइनेंस। बहुत अच्छे फाइनेंस चलते हैं। अब वो फाइनेंस की रुकावट कुछ भी हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो हम दोष देते हैं कि हमारा भाग्य ख़राब है। लेकिन हम अपने इनर पर कभी काम ही नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे दो टेक्निक बनाती हूँ, और दिखने में जितनी सरल है, करने में उतनी कठिन है। एक लाइन आप मेरे सामने बना के देखें या प्रैक्टिस करके देखें तो आपकी एंजाइटी बाहर आएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर मैं अभी भी आपसे कहूँ तो आप थक जाओगे यहाँ से यहाँ बनाने में। ये पूरे में बनाना है? ये पूरे A4 साइज़ के पेपर में बनाना है। ऐसा लंबा लंबा? बता रही हूँ मैं इसको तरीका। हाँ जी प्लीज़। पहले आप ये स्क्विगल बनाइए, उसके बाद में वाई बनाइए। ये जो वाई है, वाई का जो यू है, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ओके, और उसके बाद की ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए। आपका यू ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शेप आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी यू वाली डंडी ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी यू वाली ये जो लाइन है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइन ये परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपने एक दफ़ा ये बनाना है और एक दफ़ा ये बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो पहले हम ये बनाएंगे 5 बार, और अगर आप 5 बार नहीं बना सकते हो तो पहले 3 बार बनाएं, और उसके बाद में 2 बार उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
आपने 5 बार ये बनाया, लगे हाथ आपने ये बनाया, वापस आपने ये बनाया। अब इस पे रिपीट नहीं करना है ना? नहीं, इस Simple. पर रिपीट नहीं करना है। उसके बाद में आपने ये बनाया, 3 बना के छोड़ दीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए जैसे कि योगा में आप करते हो। उसके बाद में इसको ये बनाइए, वापस इसको ऐसा बनाइए। आप A4 की साइज़ के पेपर में आप इसको पूरा नीचे तक बनाइए, यहाँ से 5 टाइम्स, उसके यहाँ से आप 12, 11, 10 जितना बना सकते हो उतना बनाइए। फिर आप देखिए कि आपकी एंजाइटी कैसे बाहर आती है और आपको जो लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो वो आपको वो हासिल करने में आपको मददगार होगा। एंजाइटी डिप्रेशन में लोग जो मेडिसिन खाते हैं, क्या ये भी छूट जाएगा इससे? देखिए, मैं डॉक्टर्स को चैलेंज नहीं करना चाहती हूँ। जो मेडिसिन ले रहे हो आप लीजिए और साथ में ग्राफोलॉजी के कुछ एक लेटर्स की प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि शायद दवाइयाँ आपकी कम हो जाएगी। जो कर रहे हो वो करते रहिए, साथ में ये प्रैक्टिस करिए। इसमें आपके कुछ भी पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग भी था काफ़ी। इंटरेस्टिंग के साथ में आप प्रैक्टिस करके देखिए और तब ये आपको ऐसा इनकम में भी लगे। हेल्प करेगा। बिल्कुल। पर मेरी एक क्वेश्चन है, जो नहीं करना चाहता, जो काम ही नहीं करता, तो क्या ये उसको भी हेल्प करेगा? काम नहीं करना चाहता है तो फिर वो ज़िंदगी में कुछ और भी करेगा ही नहीं। जब उसको लगेगा कि काम ही नहीं करना है तो फिर वो ये भी क्या करेगा, वो ये भी नहीं करेगा। पर जिसको इच्छा होती है कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसको क्या ये मार्गदर्शन भी देगा? बिल्कुल, उसके लिए भी देखिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टेक्निक होती है जो हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक बताई है। और भी एक कुछ चीज़ें होती हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को पूरी एक बुकलेट देते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को पूरी रिकॉर्डिंग्स देते हैं, कंप्लीट नोट्स देते हैं, जिसको वो बार बार प्रैक्टिस करने से ये अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। अब हम नोट्स क्यों देते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। हम प्रैक्टिकल नोटबुक देते हैं, वर्कबुक देते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें और अपने जीवन को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। मैम, स्टूडेंट्स ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूं, तो क्या ये करियर चूज़ करने में भी हेल्प करेगा लोगों की? बिल्कुल, करियर चूज़ करने में भी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब कुछ एक जो टेक्निक्स होती हैं उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद में आप में अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाती है, यानी आपका ब्रेन बहुत काम करने लग जाता है। ये डायरेक्ट आपके लॉजिकल ब्रेन पर काम करता है और लॉजिकल ब्रेन ये कहता है कि आप लॉजिकली जो आपने हासिल करना है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पर्सनालिटी को सूट करता है, जो आपके इमोशंस को सूट करता है, वो जॉब आपके लिए सूटेबल होती है। एक इंसान अगर हमारे जीवन में एक ऐसा पड़ाव होता है, कंफ्यूज होते हैं हम कि हमें करियर ये लेना है और इच्छा कुछ और होती है। जैसे आपने 3 इडियट्स देखी होगी, वो एक फोटोग्राफर थे और वो एक इंजीनियर बनना जा रहे थे। ऐसे हर एक जीवन में हर एक लोगों के साथ में ऐसी कहानी है। तो एक नई कहानी मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे डॉक्टर थे जो सर्जन थे और अपने लाइफ में वो रिटायर हो रहे थे। रिटायर हो गए वो, और रिटायर होते वक्त में वो काफ़ी इमोशन हो गए, रोने लग गए। ये सत्य घटना है। हाँ जी। और जब उनका काफ़ी बड़े सर्जन थे और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं, क्योंकि आप अपने पेशे से रिटायर हो रहे हैं इसलिए, या इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इसलिए, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि आज अगर मैंने अपने पैशन को फॉलो किया रहता तो मैं आज रिटायर नहीं होता। वो एक बहुत बड़े सर्जन थे और वो अपने जीवन में डांसर बनना चाहते थे। अगर वो डांसर होते तो वो कभी रिटायर नहीं होते। सही बात है। ये मैंने बहुत देखा है मैम कि लोग सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ को ही लेकर के, लाइफ को लेकर के सेटिस्फाई अपने करियर को लेकर के सेटिस्फाई नहीं है कि मतलब उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आजकल कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न बन चुका है पूरा लाइफ, तो ये उसको भी हेल्प करता है। बिल्कुल, बहुत हेल्प करता है कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में चेंज करने के लिए। ये अगर हम बचपन से सिखाएं और
आगे इसे लेकर जाए तो बहुत अच्छा है। बचपन से कैसे स्टार्ट करें इसे? हर पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जब बच्चे लिखना शुरू करें तो उनको बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखवाएँ। आजकल साथ ही में मोबाइल और टैब्स दे दिए जा रहे हैं स्कूल में, लेकिन वो टैब्स उतनी हेल्प नहीं करेगा उनके ब्रेन को उतना आगे बढ़ाने के लिए जितना कि एक हैंड राइटिंग से किए हुई एक्सरसाइज करेगा। तो मैं जो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ या स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, तो पहले दिन की क्लास तो पूरी पूरी मैं पैराग्राफ से लिखवाती हूँ, ओके। जिसमें एक सर्टन लेटर्स होते हैं, जैसा टी होता है, वाई होता है, के होता है। उस पैराग्राफ में वो लेटर्स के वर्ड्स ज़्यादा रहते हैं और फिर मैं उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। फिर उनको प्रैक्टिस करवा के ये बताती हूँ कि पहले चेक करो कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे देते हैं। तो ये एक क्लास की प्रैक्टिस करने के लिए उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनको उनको पता होता है कि अरे मैंने के ठीक से लिखा नहीं है। दोबारा से वो लोग लिखते, पूरा पैराग्राफ वो दोबारा से लिखते हैं। और फिर जब ये के हो, टी हो, एम हो, एन हो, जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में आके घर कर जाता है तो डेफ़िनेटली फिर उनको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलती है। हमारे पास में तो कॉलेज के लेक्चरर्स भी हैं, जो हमारे साथ में क्लासेस कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारी जनता को एक कुछ टिप्स दो, जैसे अगर पेरेंट्स देखें तो वो ऐसा क्या इम्प्रूव करवाएं बच्चों में कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। सबसे पहले तो हमारे सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में एकदम कामनेस और स्थिरता चाहिए है। उसके लिए जो मैंने आपको शेयर की है ना, ये टेक्निक अगर आप लोग अपनाएंगे, सभी लोग, जितने भी लोग हमारे ये अब देख रहे हैं, ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन आप कर देखिए इसे और फिर कमेंट दीजिए कि ये डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको या सरल लग रहा है। और बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए भी यही सिंपल है। कॉपी वाली बुक्स देख के उनकी हैंडराइटिंग बच्चों के लिए अगर आप सिखा रहे हो तो 4 लाइन की जो नोटबुक्स आती है वहाँ से स्टार्ट करिए और लेटर्स में जो लेटर्स ए बी सी डी है उसे पहले लिखने के लिए, प्रॉपर लिखने के लिए उनको हेल्प करिए। पेरेंट्स अगर हैं, वो बच्चे अगर हमारी क्लास तो नहीं कर पाएंगे, ये ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर के बच्चे अगर करेंगे तो उनके ब्रेन ऐसे रिप्रोग्रामिंग होंगे, रिवायरिंग होंगे। तो अगर ये पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, अपने बच्चों की हैंडराइटिंग पर ध्यान दें और तब जा कर के उनके बच्चों की लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो अच्छी सोच शुरू करेंगे, प्रोडक्टिव सोचना शुरू करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था कि जिसकी गंदी हैंडराइटिंग होती है तो क्या उसका माइंडसेट भी ऐसे ही रहता है? बिल्कुल गलत धारणा है। जिनकी हैंडराइटिंग अगर गलत होती है तो ये आउटर पर्सनालिटी हो गई कि वो आउटर पर्सनालिटी गंदी, हैंडराइटिंग कभी गंदी नहीं होती है। वो होती है कि मतलब जल्दी लिखता है, फास्ट लिखता है। फास्ट नहीं भी लिखी, स्लो लिखा है पर कचरा मचा दिया उसने। हाँ, कचरा मचा दिया है, तो वो इसका मतलब है कि वो बुरा नहीं है। उसकी पर्सनालिटी वो तो और भी सटीक, अगर इनर पर्सनालिटी देखा जाए ना, तो वो बहुत मेधावी चिल्ड्रन होगा। ओके। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा होगा वो, बहुत डिफरेंट सोचने वाला मतलब होगा। हैंडराइटिंग से जज नहीं कर सकते नहीं, किसी आप को। हैंडराइटिंग से ये जज नहीं कर सकते कि ये कैसा होगा या कैसा नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो हैंडराइटिंग का, हाँ, आपकी डिज़ायरेबल क्या है उसको ठीक करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, जिनकी हैंडराइटिंग कीड़े मकोड़े जैसी होगी, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको मैं ये कहूँ कि इंक में एक मकोड़े को डुबा दिया जाए और फिर चला दिया जाए, अगर वैसी भी हैंडराइटिंग है तो उसकी क्या सोच है वो डिफरेंट और उसकी हैंडराइटिंग में झलक रही है। लेकिन उसे और क्या चाहिए है, उसके लिए अगर वो कुछ और भी काम करना चाहता है तो फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें करना क्या है आगे। मैम, जिनकी हैंडराइटिंग गंदी होती है या फिर बहुत गंदा लिखते हैं, तो क्या उनके पर्सनालिटी में उसका फ़र्क पड़ता है? कैसे, मतलब पर्सनालिटी में फ़र्क आप क्या पूछना चाह रही है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, कीड़े मकोड़े वाली है, तो उनकी लाइफ कैसी होगी? मतलब क्या उनको चेंज करना चाहिए या फिर मतलब इसका भी एक अलग रोल है? हैंडराइटिंग तो सबको अपनी अच्छी करनी चाहिए। चाहे जिसकी हैंडराइटिंग बुरी हो
या किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन प्रैक्टिस उसको करनी चाहिए। ओके, अब हम किसी भी हैंडराइटिंग से उसके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। अब जिनकी हैंडराइटिंग अगर कीड़े मकोड़े जैसी भी होगी, फिर भी हो सकता है उसमें वो लीडरशिप वाली क्वालिटी हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की भी कोई क्वालिटी हो। लेकिन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को जानने के लिए आपको ये टेस्ट पास करना होगा कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। वो आउटर है ना उसके, जो हैंडराइटिंग दिख रही है कीड़े मकोड़े वाली जैसी है, लेकिन कीड़े मकोड़े वाली हैंडराइटिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंसान छुपा होता है। जिनकी ऐसी राइटिंग होती है वो ऐसा सोचते हैं कि वो फटाफट फटाफट काम कर लिया जाए। तो फटाफट काम कौन कौन कर सकता है? जो जिन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर इसको हम लोग रीफ्रेम करके उसे प्रॉपर तरीके से हम सेक्शन में डिवाइड कर लें, तो वो बच्चा अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। उसके लिए एक छोटी सी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर ले ग्राफोलॉजी के सहायता से, तो वो अपनी हैंडराइटिंग भी ठीक कर लेगा और अपने जीवन के लक्ष्य को भी वो ले लेगा, पा लेगा। तो ये जो ग्राफोलॉजी है, ये किसी के करियर में कैसे हेल्प करता है? क्या उसको किसी अच्छे जैसे आपको वो दिखाएगा तब, या फिर वो खुद भी ऐसा कुछ देख करके पता लगा सकता है? ऐसा कोई टिप्स है? अब करियर में उसे आगे कुछ बढ़ना है, ये एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसको क्या करियर चूज़ करना है, और उसे कैसे करियर को चूज़ करने के लिए हम ग्राफोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कहाँ जा सकते हो और क्या कर सकते हो। क्या अपनी राइटिंग में परिवर्तन करके हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, आप अपनी राइटिंग को चेंज करिए और अपने जीवन को चेंज होता देखिए। लेकिन ये बहुत हल्के और धीरे धीरे होगी, ये ओवरनाइट नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करते जाइए और फिर आप देखिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो रही है। प्रैक्टिस क्या मैम? आजकल मैंने देखा है कि आजकल लोग फ़ोन से ईमेल करना है, लैपटॉप में कर लिया, मैसेज कर दिया, तो राइटिंग तो ख़त्म सी हो गई है। तो क्या अलग से भी इसको प्रैक्टिस करने से फ़ायदा दिखेगा? बिल्कुल, मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि आप भले ही अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं फ़ोन के ज़रिए, या टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हैंडराइटिंग को मत छोड़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में और भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस कुछ भी करना लिख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। आप सुबह के पेपर ले लीजिए, उसका एक पैराग्राफ ले लीजिए और उसको पहले तो लिखने की प्रैक्टिस करिए कि आप में लिखने का पेशेंस कितना अभी बच गया है। वो भी चेक करना ज़रूरी है कि आप वो पैराग्राफ पूरा लिख पा भी रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया और ये मैसेज वगैरह, ईमेल मैसेज वगैरह के ने सब कुछ छीन लिया है। बिल्कुल, तो पहले तो वहाँ से शुरुआत करिए। फिर उसके बाद में कुछ एक लेटर्स हैं, उस लेटर्स के पैराग्राफ को चूज़ करिए, फिर प्रैक्टिस कुछ करिए उसमें। स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनको आप करके अच्छा ग्रो कर सकते हो। जैसे कोई एक होता है टी होता है, जैसे कोई टी कैसे बनाता है। ओके, वो टी बनाने के लिए, अब टी बनाने के लिए टी कैसे होता है कि बीच में बार होता है। अब टी में अगर लूप आ जाए तो वो गलत है। टी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वो जो स्टेम है बिल्कुल सही होना चाहिए, और बैलेंस उसके नीचे बिल्कुल बीचों बीच में उसकी टी का बार होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए और ना नीचे होना चाहिए। पर जैसे स्मॉल लेटर और कैपिटल में तो चलो सीधा सीधा हो जाता है, पर स्मॉल लेटर में तो बहुत में कर्व आ ही जाता है। हाँ, तो उसे हमें ठीक करना होता है। तो वो कैसे? क्लासेस ज्वाइन करिए। अच्छा, नहीं बट फिर भी जैसे स्मॉल लेटर्स में भी हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, स्मॉल लेटर, मैं कैपिटल की भी तो पूरी कंप्लीट बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं लेटर्स ही की बात कर रही हूँ, और वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो। अब जब हम रवानगी से लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर तो वो एक स्मॉल लेटर्स में ही हम लिखेंगे, तो स्मॉल लेटर के स्मॉल लेटर के टी की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें लूप आ जाता है। हाँ जी। उस लूप को कभी नहीं बनाना चाहिए। ओके।
ई में लूप होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। के में कंप्लीट एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। जल्दी जल्दी में हम के एक स्टेम को और उसके कर्व को निकाल देते हैं, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। बट ये तो स्टार्टिंग से ऐसा सिखाते आए हैं स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स नहीं, में भी। बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग से कोई टीचर ये ऐसा गलत नहीं सिखाएगा। हम तो स्टार्टिंग में बच्चों को अगर पहले के ज़माने में ये देखिए, अभी भी तो बच्चों को तो ग्राफोलॉजी नहीं सिखाते हैं, बच्चों को ABCD सिखाते हैं। तो ABCD तो प्रॉपर सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, जल्दीबाजी में लिखने के लिए या कुछ एक ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट डिसलेक्सिया के से पीड़ित होते हैं। वो क्या होता है, उनको जब वो दिखता है ना तो के उनको उल्टा दिखेगा। हाँ, जैसे वो मूवी में दिखाया हुआ तारे है। जमीन पे। बिल्कुल, उसमें ये तो ये ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उल्टे बच्चों की दिखते हैं। प्रॉब्लम होती है। तो ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती, वो ब्रेन का कोई एक छोटा सा डिसऑर्डर होता है। ओके। लेकिन उसी को प्रैक्टिस करे ना तो वही बच्चा किसी और लेवल पर पहुंच जाता है। मतलब वो भी एक नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी उसमें भी नहीं प्लस है। बिल्कुल नहीं है। बस अवेयरनेस पेरेंट्स को आनी चाहिए। पर मैं एक और क्वेश्चन है कि आजकल बच्चे मेरे घर में ही है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती। मतलब मेरा नहीं है मेरे घर में है, मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहती। वो क्या है, वो राइटिंग ही नहीं करती बोर्ड पे। जैसे उसके स्कूल से भी कंप्लेन ये आता है कि राइटिंग नहीं करती। जैसे कुछ भी बोर्ड पे लिखा वो उतार के ही नहीं आती कॉपी में, उसको फिर घर पे करवाओ, घर पे भी वो बहुत स्लो लिखती है। तो फिर ऐसे बच्चों का क्या रहता है, किस तरीके से उसको ठीक करें हम? मैं एक छोटी सी आपको टिप देना चाहूँगी। उस बच्चे के ऊपर तो पहली बात सख्ती ना करें। कंप्लेंट आए तो उसको, उस कंप्लेंट को बच्चे पे हावी ना हो, उस कंप्लेंट को पेरेंट्स सबसे पहले समझे, बच्चे से बात करें। और पहले तो उस ग्राफोलॉजी के कुछ ट्रेल्स हैं, उस ट्रेल्स को पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चे को सिखाएंगे ना, थोड़ा बहुत वो समझ जाए। क्योंकि ये पूरी जो बता रही हूँ मैं, ये एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। पता नहीं उस बच्चे के जहन में कौन सी ऐसी एक पिक्चर बनी हुई है, या वो बच्चा फियरफुल है, या वो बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे उसकी बीती होगी, या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा उस बच्चे में जिसकी वजह से वो स्लो हो गया है, या बहुत बोर्ड से उतार नहीं रहा है। कोई ना कोई बात होगा। चाहिए पेरेंट्स को, मदर और फादर को चाहिए बच्चे के साथ में बहुत ही अच्छे से बैठ करके पहले तो समझे बच्चे। समझे, क्योंकि हमारे इंडियंस में बच्चा नहीं पढ़ता ना तो पेरेंट्स को बहुत दिल पे लग जाती है, उनको मारना वो पीटना। इंडियंस नहीं, वो कोई भी हो वर्ल्ड की, जो पेरेंट्स है ना, वो एक्सपेक्टेशन इतनी बच्चों से हाई हो जाती है ना, तो वो सबकॉन्शियसली पेरेंट्स और मदर और फादर में काम करता है, या बड़े भाई और बहनों में ये चीज़ होती है। ये ग्राफोलॉजी क्या बड़े लोगों के भी काम आती है, जो एक एज में है 59 ईयर्स या 60, तो क्या वो उस टाइम पे भी वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्राफोलॉजी का तो कोई एज से संबंध ही नहीं है। वो छोटे बच्चे से लेकर यंगस्टर्स हो जाए, या प्रौढ़ हो जाए, या कोई भी हो जाए, जिसे ये पता चले कि मेरे लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस मुझे लाने हैं, वो अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। ये जिनको फील ही नहीं होता, जो कंफर्ट है मैम अपनी लाइफ से कि अरे मुझे कुछ करना ही नहीं, अगर उनके फैमिली वाले उन्हें ग्राफोलॉजी करवाएं, या फिर कोई स्पेशलिस्ट है जैसे आप लोगों जैसे किसी को दिखाएं, तो क्या अगर कुछ टिप्स मान के क्या उनमें चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हमारे पास में ऐसे केसेस आए हुए हैं जो पेरेंट्स बिजनेस फैमिली है उनकी, और बच्चे काफ़ी कंफर्ट जोन में है, तो उनके कंफर्ट जोन को हमने क्रैक किया, और वो आज अपने पेरेंट्स के साथ में जुड़ करके उनकी मदद कर रहे हैं। ये रियल केस है जो हमारे साथ में आया हुआ है, जिसमें उनको मल्टीपल डिसऑर्डर, मतलब ज़्यादा वो बच्चा बहुत कंफर्ट में आ गया था, और बहुत सारी जंक फूड खाने लग गया था, और
काउच पोटैटो बोलते हैं, वो बन गया था। और उसके बाद में हमने उसको स्टडी किया और उनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया। हमने उस बच्चे को कंप्लीट स्टडी की। हमने ना ना कि उनके बच्चे को स्टडी की, उनके पेरेंट्स को भी स्टडी की, उनके फैमिली मेंबर्स जो थे उनको भी हमने स्टडी किया। और उसके बाद में हमने उस बच्चे के ऊपर ग्राफोलॉजी के ज़रिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे प्रोग्रामिंग की कि आज वो बच्चा बहुत खुश है और पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो बिज़नेस में हेल्प कर रहा है। तो वो बच्चा पढ़ कर के विदेश से आया था और उसके बाद में वो काफ़ी कंफर्ट कंफर्ट चला गया। कंफर्ट जोन में चला गया था। जो कंफर्ट जोन में से कॉलेज से ही वो था, वो पैटर्न आकर घर में और कंफर्ट जोन में चला गया, जिसमें स्पेशली फादर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इस बच्चे को कैसे बिज़नेस में इन किया जाए। तो उनकी हमने काफ़ी अच्छी हेल्प की। पर मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो इसका मतलब ही नहीं पता, ज़्यादातर लोगों का, कि क्योंकि मुझे भी खुद को भी नहीं पता था कि ग्राफोलॉजी है क्या। जब आपसे मिलने से थोड़ी देर पहले मैंने स्टडी किया गूगल पे, तो मुझे पता चला अच्छा इसका ये मीनिंग है। और अगर आपके सिर्फ हैंड राइटिंग या सिग्नेचर से आपके बारे में पता चल सकता है, तो मैं उनके लिए जानना चाहूँगी कि उनको भी क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए ये ग्राफोलॉजी कोई आज से आई हुई नहीं है, ये 19वीं सदी से आया हुआ है। और ये भारत में अभी अवेयरनेस तो आ ही रहा है, लेकिन पहले से आया हुआ है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में एक प्रीस्ट ने की थी। तो उसके बाद में ये चलन आया और आज हम काफ़ी इसको हम प्रचार कर रहे हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अपने ऊपर इसकी प्रैक्टिस की है। उन्होंने जांच नहीं करवाई है, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट के ज़रिए उसे ठीक किया है। ये ग्राफोलॉजी से क्या हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को भी और अपनी माइंडसेट को भी हेल्दी कर सकते हैं? ग्राफोलॉजी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करता है। अब उस सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, उसकी वो हेल्प करता है। तो ग्राफोलॉजी से आप अपने हेल्थ को, रिलेशनशिप को, करियर को, हर 4 जो स्तंभ हैं हमारे जीवन में, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये लाइफ पे मतलब बॉडी पे क्या काम करता है? आपकी बॉडी आपको कैसा चाहिए है? हेल्दी। तो आपकी बॉडी आपको हेल्दी बनाने के लिए आप उस टाइप से उस लेटर्स की प्रैक्टिस करिए। हेल्दी के लिए भी एक अलग लेटर्स होते हैं? हेल्दी होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें हेल्दी खाना, एक पौष्टिक आहार, उससे खाने के लिए उससे हम अटैच ना हो। ये आपकी हेल्थ को भी रिप्रोग्राम करता है। जैसे बहुत सारी डिसऑर्डर्स होते हैं खाने के मामले में लेकर के, कि हमें बना बनाया खाना हम ऑर्डर कर लेते हैं, जंक फूड्स हम ऑर्डर करते हैं। उस हैबिट को एलिमिनेट करता है, उस हैबिट को चेंज करने में मदद करता है। तो ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ग्राफोलॉजी से आप अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं या आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ब्रेन को वो रिप्रोग्राम करेगा, आपकी हैबिट्स को वो चेंज करेगा, तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना आपसे मिल रही थी जब, तो मैं आपको साइन करके दिखा रही थी और मैं अपने हाथ पे करने लगी थी, आपने मुझे मना कर दिया। उसका कोई रीज़न? उसका रीज़न ये है कि आपकी सिग्नेचर आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपकी इनर पर्सनालिटी को दिखाता है। तो आप ये चाहोगे कि आप कहीं पर भी आप लिख दोगे, और चाहे फिर वो पेपर हो, चाहे दीवार हो, चाहे हाथ हो, इट इज़ वेरी सीक्रेट, जिसे आप लिखें ऐसी जगह पे जहाँ पर आपकी उस सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब आपकी इम्पोर्टेंस वहाँ पर उतनी है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं। दैट्स इट। क्योंकि ये बचपन में हम लोग बहुत करते थे, दीवालों पे लिख दिया अपना सिग्नेचर, गाड़ियों पे जो मिट्टी जमी होती है उस पे लिख दिया लक्ष्मी। एग्जैक्टली, यस, तो ये करते हैं, बिल्कुल तो करते ये हैं। नहीं करना चाहिए ये नहीं basically। करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन नाम भी नहीं लिखना चाहिए।
कहीं पर भी, और प्रैक्टिस के तौर पर अपने नाम की प्रैक्टिस करिए और चेंज देखिए। अगर यूथ के लिए जैसे ये एक अच्छा मतलब बिजनेस भी बोलो, बिजनेस करना चाहें, इसको सीख करके लोगों की हेल्प करना चाहें, तो इसमें क्या कितना रहता है कि वो कितना अर्न कर पाएंगे? इसे अगर अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो ये कंसल्टेंसी आप कर सकते हो इसकी। आप किसी एक एचआर डिपार्टमेंट को इसको ट्रेन कर सकते हो, आप कॉरपोरेट लेवल में इसको ट्रेन कर सकते हो। तो जैसे जैसे जो जो ऑर्गेनाइजेशन आएगा, डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं, कितने लोग सीखना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर 1-on-1 कोई कर रहा है तो इसकी शुरुआत मिनिमम 5,000 से स्टार्ट होती है, और फिर वो आगे भी बढ़ सकते मतलब हैं। पैसा अच्छा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा पैसा है। और जब इंसान आपसे जुड़ जाता है, ये पैसा अच्छा से ज़्यादा आप ये सोचिए कि आप किसी की ज़िंदगी बदल रहे हो। आप जब ये जज्बा लेकर आओगे ना कि उसकी ज़िंदगी में मुझे चेंजेस लाने हैं, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली आएगा। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप ये जज्बा रखिए कि एक ग्राफोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने दोस्त को, पहले तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनकी पर्सनालिटी को कोई चेंजेस देखिए, और उसके बाद में कॉन्फिडेंस हासिल करिए, और उसके बाद में फिर आप देखिए कि इससे क्या बदलाव आ सक रहा है। मैम, कर्सिव हैंडराइटिंग होती है, तो क्या कर्सिव हैंडराइटिंग सही है? बिल्कुल सही है, कर्सिव हैंड राइटिंग सही है। तो उसमें भी तो लूप्स आ ही जाते हैं। कर्सिव हैंड राइटिंग में लूप्स, अलग अलग लेटर्स के लूप्स अलग अलग होते हैं। जैसे ई में लूप चाहिए, टी में नहीं चाहिए, हाँ, द में नहीं चाहिए, एच में वो एच का जो कर्व है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आप इसका ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले बताया आपको, के का जो कर्व है वो कभी कभी हम कर्सिव में छोड़ देते हैं, वो उसे नहीं छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे कर्सिव हैंडराइटिंग में, जो हैंडराइटिंग कर्सिव वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और अपनी इस लूप्स का ध्यान अगर रखेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी को और भी आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से उसे ठीक कर लूप्स का सकते हैं। बेसिकली कोई नुकसान नहीं है, वो और भी नहीं, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। लूप्स का कुछ लेटर्स में नुकसान है और कुछ लेटर्स में नुकसान नहीं है। जैसे कुछ जैसे लेटर्स ई एंड टी, ई में चाहिए है आपको, ई में आपको पिन बंद नहीं करना है, ई की आई जो है ना, ई वाली, उसे बंद नहीं करना है। टी में नहीं करना है, टी में आपको बिल्कुल स्टेम बनाना स्ट्रेट है, चाहिए। हाँ स्ट्रेट। आज मैम के साथ बहुत मज़ा आया बात करके, और ये वीडियो होपफुली आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी और बहुत यूज़फुल भी होगी, क्योंकि मैंने कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स भी पूछी है मैम से जो करियर में हेल्प करेगी, ग्रोथ में हेल्प करेगी, इनकम में हेल्प करेगी। तो ये पूरी वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम आपका यहाँ पे आने के लिए, Thank you, आपको लक्ष्मी। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी, आपके साथ में भी ये पॉडकास्ट करते हुए बहुत मुझे मज़ा आया, और आपके जो ऐसे ऐसे सवाल थे जिसको मुझे बताने में और भी आनंद आया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।